नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमित जैन पर। मैं हूं अमित चौहान और आप देख रहे हैं यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसको यूपीपीएससी ने हाल ही के कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इससे पहले हमने फिजिक्स के लेटेस्ट पीवाईक्यू को कवर किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपना रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का लेटेस्ट पीवाईक्यू करना शुरू करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का? पहला ऑप्शन दिया है लोहे का गर्म होना। तो देखिए, लोहा जब गर्म होता है तो वो ठंडा भी हो जाता है, अपनी पुरानी अवस्था में वापस भी आ जाता है। इसलिए लोहे का गर्म होना जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लोहे का पिघलना। यह भी देखिए रसायन ना होकर यह भौतिक परिवर्तन है। फिर तीसरा है लोहे का चुंबकत्व। तो लोहे का चुंबक बनना एक अस्थायी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक का जो गुण होता है उसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो लोहा अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। इसलिए यह भी रासायनिक परिवर्तन तो नहीं है। फिर लास्ट में है लोहे की जंग। तो बिल्कुल लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है यह सही हो जा रहा है। रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है इसमें? देखिए, लोहे को अगर हम ऑक्सीजन और नमी वाले क्षेत्र में खुला छोड़ देते हैं तो लोहे की सतह पर हाइड्रेट आयरन कार्ब ऑक्साइड की परत बन जाती है। किसकी बनती है? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में जंग कहते हैं। इसमें नया रासायनिक पदार्थ बनता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखे रहिएगा। पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बेसिक दिया हुआ है, लोहे का जंग लगना सही। देखिए, रासायनिक परिवर्तन यह क्या होता है? जब परिवर्तन ऐसा हो जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन और उसके गुण पूरी तरह बदल दिए जाते हैं तथा एक या एक से अधिक नया पदार्थ बन जाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह आमतौर पर अपरिवर्तनीय होता है, यानी इसे आसानी से पुरानी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। अब जो बाकी का ऑप्शन था, लोहे को गर्म करना, पिघलाना और चुंबक बनाना, ये सब क्या था? वो एक भौतिक परिवर्तन था, न कि रासायनिक परिवर्तन। और फिर है लोहे का जंग लगना। इसमें बताया ना अभी, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जंग। तो यही होता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बाकी के विकल्प को भी दिया हुआ है। फिर देखिए, अभिकथन और कारण वाला सवाल है। अभिकथन कह रहा है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है। फिर कारण कह रहा है ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है हमें। तो देखिए, अभिकथन कह रहा है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं पानी का क्वथनांक घटता जाता है। क्वथनांक मतलब कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, कितने टेम्परेचर पर वो उबल रहा है, उसकी बात की जा रही है। तो बिल्कुल जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमारा जो वायुमंडल का दबाव होता है वो कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पर जब पानी हम लोग गर्म करते हैं तो थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर ही वो उबलने लगता है। मतलब कि पानी का क्वथनांक घट जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इस हिसाब से अभिकथन हमारा जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब जो कारण लिखा है ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, तो यहाँ देखिए बढ़ता नहीं है, वो घटता है। यहाँ उल्टा लिख दिया है। तो इस हिसाब से हमारा अभिकथन तो सही है और कारण गलत है। ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ए सही और आर गलत, ए वाले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, प्री के एग्जाम में, आर ओ का एग्जाम था। बढ़ते हैं आगे। यहाँ बेसिक दिया हुआ है जैसे जैसे हम पहाड़ों या फिर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। दबाव कम होने के कारण पानी कम तापमान पर ही उबलने लगता है, यानी उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है। अब यहाँ बात आती है कि अधिक समय क्यों लगता है खाना पकने में, जबकि पानी तो कम ही टेम्परेचर पर गर्म हो जा रहा है। तो बात ये है कि अगर आप ज़मीन पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म करते हैं तो उबलने लगता है। अब पता चला पहाड़ पर आप चले गए ज़्यादा ऊंचाई पर, वहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलने लगा। तो जब 90 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलने लगा तो उसमें जो आपने दाल डाला है, चावल डाला है, जो कुछ भी डाला है, उसे गर्म होने के लिए पर्याप्त गर्मी तो नहीं मिल पा रही ना। जब उसे गर्मी नहीं मिल पा रही है पर्याप्त और पानी भी गर्म हो जा रहा है, तो पकने में तो ज़्यादा समय लेगा ही, क्योंकि उसको टेम्परेचर बराबर नहीं मिल पा रहा है, कम टेम्परेचर ही मिल पा रहा है। नीचे क्या था, 100 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा था, ऊपर 90 ही मिल रहा है। तो उसे तो चाहिए ना गर्म होने के लिए। तो इस हिसाब से अधिक समय लगता है खाना पकने में। फिर कारण कहा है
भौतिक नियम के अनुसार जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल का घनत्व और दबाव घटता है, न कि बढ़ता है। क्वेश्चन में लिखा था बढ़ता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल दबाव बढ़ता है, जो वैज्ञानिक रूप से गलत है। तो इस हिसाब से हमारा आर गलत था और ए अभिकथन सही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसको तो आप सभी जानते हैं, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस के एग्जाम में। अगर यहाँ पूछता दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भी लैक्टिक अम्ल ही होता। दूध में, दही में ये सब लैक्टिक अम्ल भी ही पाया जाता है। बाकी ये जो ऑप्शन ए है, सल्फोनिक अम्ल, यह सिंथेटिक कार्बन यौगिक है, जो कि डिटर्जेंट में और औद्योगिक कार्यों में यूज होता है। फिर दूसरा है टर्टारिक अम्ल। ये देखिए, अंगूर में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, इन सभी में टर्टारिक अम्ल पाया जाता है। फिर लास्ट में है ऑक्जेलिक अम्ल। यह मुख्य रूप से पालक में पाया जाता है और टमाटर में भी, इन सभी सब्जियों में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन में था दूध दही वाला, तो इसमें लैक्टिक पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ बेसिक दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल, इसके बारे में लिखा है दूध और उससे बने उत्पादों जैसे कि दही में मुख्य रूप से लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा होता है। कौन सा शर्करा? लैक्टोज शर्करा होता है, जिसके किण्वन या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की क्रिया के कारण लैक्टिक एसिड बनता है। बाकी ये सल्फोनिक अम्ल जो है, ये सिंथेटिक कार्बन यौगिक है, डिटर्जेंट और उद्योग में यूज होता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम जैसे इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल मुख्य रूप से टमाटर, पालक, अन्य सब्जियों में भी पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक तरफ अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है, दूसरी तरफ अम्ल दिया हुआ है और हमें मैच करना है। पहला है दही। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बात किया था, दूध दही इन सब में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक कहाँ दिया हुआ है, सेकंड वाले पॉइंट में दिया हुआ है। फिर दूसरा है चींटी का डंक, यह आता है मिथेनाइक अम्ल। इसका नाम है मेथेनाइक अम्ल, जो कि सी वाले पॉइंट में दिया हुआ है। फिर है टमाटर। टमाटर भी ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ रहता है, इसमें पाया जाता है। फिर सेब में है मौलिक अम्ल, जो कि लास्ट वाले पॉइंट में दिया हुआ है। तो ए का टू हमें ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। बी वाला एलिमिनेट कर दिए। फिर बी का सी, तो बी का सी ए में भी है और डी में भी है, सी वाला एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सी का वन ए में भी है, डी में भी है। ये ए और डी दोनों सेम ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो चाहे ए पे मारिए चाहे डी मारिए, दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और डी दोनों ही, क्योंकि दोनों सेम ही ऑप्शन छप गया है, दोनों ही सही है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्जाम में। देखिए, आयोग ने इसका उत्तर कुंजी जो है उसमें ए ऑब्लिक डी करके सही माना हुआ है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सेम ही दिया हुआ है। जब आंसर की चैलेंज हुई थी उसके बाद ए और ऑब्लिक डी कर दिया था। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सही मिलाया है, दही में लैक्टिक अम्ल, फिर है चींटी में मेथेनाइक अम्ल, फिर है टमाटर में ऑक्जेलिक, सेब में मौलिक अम्ल। तो ये सब यहाँ पर सही मैच किया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। फिर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बटी, जिसको नेटल कहते हैं, इसकी पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, जो दर्दयुक्त डंक का कारण होता है। तो इसमें जो है मेथनॉल अम्ल स्रावित होता है। मेथनॉल अम्ल ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। यहाँ पर नाम दिया हुआ है बिच्छू पटी। बिच्छू पटी एक पौधे का नाम है। इसमें पत्तियों में चुभने वाला रोम लगा रहता है, जिसको छूने पर वो त्वचा में मेथनॉल अम्ल का स्राव कर देता है, जो तेजी से दर्द और जलन का कारण बनता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा मेथनॉल अम्ल सही हो जा रहा है। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। साइट्रिक अम्ल, यह क्या है? साइट्रिक अम्ल मुख्य रूप से खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू होता है, संतरा होता है, इन सब में पाया जाता है। फिर है टार्टरिक अम्ल, इसके बारे में अभी हमने बात की थी, इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। फिर है लास्ट में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मुख्य रूप से उसमें पाया जाता है, क्या नाम है, सिरका में। तो सिरका में एसिटिक अम्ल। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा है एपीएस के एग्जाम में, तो ध्यान रख रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बेसिक दिया हुआ है मेथनॉल मेथेनाइक अम्ल का, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। बिच्छू बटी नेटल के पौधे की पत्ती में चुभने वाले रोम होते हैं, जिनके छू जाने पर त्वचा में मेथेनाइक अम्ल का स्राव हो जाता है, जो तेजी से दर्द और जलन का कारण बनता है। यही अभी हमने बात की थी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी के ऑप्शन में
साइट्रिक अम्ल, ये खट्टे फलों जैसे नींबू संतरा में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल, इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में पाया जाता है। फिर है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मुख्य रूप से सिरका में पाया जाता है। तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है? तो तीखापन है एक रसायन के कारण, रासायनिक यौगिक के कारण। उसका नाम है एलिल आइसोथियोसाइनेट। एलिल आइसोथियोसाइनेट ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिक एग्जाम में। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा है पोटेशियम साइनेट। यह बहुत ही विषैला रासायनिक यौगिक होता है। इसका सरसों से तेल से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये विषैला यौगिक है ना। अब सरसों का तेल तो हम लोग उसको पिरा कर उसका तेल निकाल कर उसको खाने में यूज़ करते हैं। फिर है सोडियम साइनाइड, यह भी जहरीला अकार्बनिक यौगिक है। ये दोनों ही जहरीले हैं, पोटेशियम साइनाइड भी और सोडियम साइनाइड भी। बाकी उपरेखों से कोई नहीं फर्जी दिया है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर वही बेसिक की बात की जा रही है जिसकी अभी हमने चर्चा की। सरसों के तेल में तीखी गंध और तीखापन मुख्य रूप से एलिल आइसोथियोसाइनेट नामक रासायनिक यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। बाकी पोटेशियम साइनाइड विषैला रासायनिक यौगिक है। सोडियम साइनाइड यह एक जहरीला अकार्बनिक यौगिक है। तो ये था इसका बेसिक। बढ़ते हैं आगे। फिर है बेकिंग सोडा का सूत्र। इसको कौन नहीं जानता, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। बेकिंग सोडा खाने में यूज होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं हम लोग। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। K2CO3, यह क्या है? यह पोटेशियम कार्बोनेट है। क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। और सी वाला है KHCO3, यह पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, उसका सूत्र है। फिर लास्ट में है Na2CO3, यह सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, बेकिंग सोडा का नहीं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बेसिक दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही बेकिंग सोडा का सूत्र, खाने में यूज होता है, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बाकी K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये था सूत्र और उसका नाम। बढ़ते हैं आगे। फिर दिया है एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में क्या होता है? ये लिखा है केवल न्यूट्रॉन संख्या बदलती है। तो आपको बता दें, जब गामा किरणें निकलती हैं तो न्यूट्रॉन संख्या जो रहती है वो जिस के तिस बनी रहती है, वो बदलती कहाँ है? तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत लिखा है। दूसरा लिखा है केवल प्रोटॉन संख्या बदलती है। तो भाई प्रोटॉन भी तो नहीं बदलता, जिस के तिस बना रहता है, उतनी ही संख्या रहती है। अब सी में लिखा है प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बिल्कुल अभी हमने बात की कि न्यूट्रॉन संख्या नहीं बदलती है, नहीं प्रोटॉन संख्या बदलती है। तो इस हिसाब से सी वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी ये जो डी वाला है, न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या दोनों बदल जाती है, तो भाई ये सी वाले का एकदम अपोजिट बात कर रहा है। सी में कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ कर रहा है दोनों बदल जाते हैं। तो इस हिसाब से ये डी वाला स्टेटमेंट भी गलत है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्जाम में, तो ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। गामा किरण उत्सर्जन, गामा रे इमिशन, जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से अल्फा या फिर बीटा किरणें उत्सर्जित होती हैं तो नाभिक उत्तेजित अवस्था से अपनी मूल या फिर कम ऊर्जा वाली अवस्था में आता है, और इस प्रक्रिया में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में गामा किरणें निकलती हैं। गामा किरणें एक प्रकार की उच्च ऊर्जा फोटॉन है, जिनका द्रव्यमान और आवेश शून्य होता है। इसलिए इनके उत्सर्जन से न तो परमाणु क्रमांक बदलता है और न ही द्रव्यमान मतलब कि न्यूट्रॉन संख्या बदलती है। नाभिक केवल अपनी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़ता है। ठीक, तो ये था इसका बेसिक। बढ़ते हैं आगे। यहाँ केवल न्यूट्रॉन संख्या बदलती है, बाकी का विकल्प जो कि गलत दिया हुआ था। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है कि चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है मेडिकल ऑफिसर यूनानी के एग्जाम में।
बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। ए वाले में लिखा है लिथियम। अब लिथियम क्या है? यह एक रासायनिक तत्व है जो बहुत ही हल्की और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती है, लिथियम। इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के रिचार्ज करने लायक जो बैटरियां होती हैं उसको बनाने में लिथियम का यूज़ किया जाता है। फिर बी में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप सभी जानते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं। ये इसका नाम प्राणवायु गैस भी है। सांस लेते हैं हम लोग, जानवर भी सांस लेते हैं। जब हम लोग खाना पकाते हैं तो जो नीचे आग जलाते हैं उसको जलने में मदद करने वाली गैस भी ऑक्सीजन ही है। सांस लेने के दौरान जो जीव जंतु हवा को अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन मुख्य होती है। इसके संपर्क में आने पर जो खुला खाना है वो भी सड़ जाता है या फिर ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये है ऑक्सीजन। बाकी नाइट्रोजन, इसके बारे में अभी हमने बात की। वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। वही नाइट्रोजन जो है कि चिप्स के पैकेट में भी डाला जाता है। फिर लास्ट में हीलियम। हीलियम क्या होता है? यह बहुत ही हल्की और अत्यंत अक्रिय गैस है। नोबल गैस इसको बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जो बच्चे हवा में उड़ने वाली रंगीन गुब्बारे होती है, इसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और जो एमआरआई मशीन होती है उसको ठंडा करने के लिए हीलियम का यूज़ किया जाता है। तो इन सभी जगह हीलियम का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ बेसिक दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस ये आवर्त सारणी का एक रासायनिक तत्व है जो सामान्य ताप पर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। यह अक्रिय गैस है, मतलब कम अभिक्रियाशील है। अक्रिय तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कम क्रियाशील गैस है। उदाहरण क्या है इसका? चिप्स, नमकीन के पैकेट में जो हवा भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस ही होती है, जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है, इसलिए नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। फिर बाकी इसके बारे में और तथ्य दिया है। यह वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा की गैस है। नाइट्रोजन का यूज़ विमान के टायरों और खाद्य पैकेटिंग में ऑक्सीजन रोकने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इसकी कम अभिक्रियाशीलता के कारण यह खाद्य पदार्थों के तेल और वसा को बासी होने से बचाती है। तो ये था। बढ़ते हैं आगे। बाकी का ऑप्शन जो लिथियम था, यह क्या है? लिथियम एक रासायनिक तत्व है जो बहुत ही हल्की और अत्यधिक प्रतिक्रिया ठोस धातु है। उदाहरण के लिए जो बैटरीज होती हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, इलेक्ट्रिक वाहनों में रिचार्ज करने वाली जो बैटरी होती है वो लिथियम उसमें यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन आप जानते हैं प्राणवायु गैस होती है। हीलियम हल्की गैस होती है और अत्यंत अक्रिय नोबल गैस है। एमआरआई में यूज़ होता है। और जो गुब्बारा है हवा मोड़ने वाला, उसमें भी यूज़ कर देते हैं इसको। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? पूछा है कौन सा गैस नोबल गैस नहीं है। पहला है ऑर्गन, फिर दूसरा है एक्टीनियम, तीसरा है क्रिप्टन और लास्ट में है राडोन। तो इसमें आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन तो है नोबल गैस, और ये एक्टीनियम जो है ये नोबल गैस नहीं है। एक्टीनियम एक रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या 89 है। कितना? 89। ये कोई गैस नहीं है, यह ठोस भारी धातु है। इसका यूज़ वो मेडिकल रिसर्च में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन ये सब नोबल गैस हैं और एक्टीनियम नहीं है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा है प्री के एग्ज़ाम में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। एक्टीनियम यह क्या होता है? यह एक रेडियो एक्टिव धात्विक तत्व है। रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है एक्टीनियम, जिसकी आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 है। यह कोई गैस नहीं बल्कि एक ठोस भारी धातु है। उदाहरण के लिए इसका उपयोग न्यूट्रॉन के स्रोत के रूप में और कुछ चिकित्सीय अनुसंधान में किया जाता है। बताया ना अभी, क्या रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं। यह एक्टिनाइड श्रेणी का पहला तत्व है। यह प्रकृति में बहुत कम मात्रा में यूरेनियम अयस्कों के साथ पाया जाता है और अंधेरे में नीली चमक छोड़ता है। कौन सी चमक? नीले रंग की चमक छोड़ता है। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। आर्गन,
ये तो नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब अक्रिय गैसें होते हैं जो किसी और के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 18 है। कितना है? 18 नंबर पे। और इसका यूज़ किया जाता है बल्ब के अंदर। ये पुराने बल्ब आपने देखा था, उसके अंदर जो एलिमेंट जलता है ऐसे, और इसके अंदर बल्ब के अंदर यही गैस भरी जाती थी। ये अभिक्रिया नहीं करती थी, तो इसकी वजह से जब अंदर एलिमेंट जलता था तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पूरी तरीके से जल के ख़त्म नहीं होता था, बस उतना ही गर्म होकर पड़ा रहता था और वो रोशनी के रूप में हमें दिखाई देता था। फिर है क्रिप्टन। यह भी एक रंगहीन गंधहीन उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। उच्च गति की फोटोग्राफी में उपयोग होने वाले फ्लैश लैंप और हवाई अड्डे के रनवे की लाइट में इसका यूज़ करते हैं, क्रिप्टन का। रेडॉन। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है। क्या है? रेडियो एक्टिव नोबल गैस, जो अन्य नोबल गैसों की तरह रासायनिक रूप से अक्रिय तो होती है, लेकिन भारी और रेडियो एक्टिव होने के कारण खतरनाक होती है। तो रेडॉन कैसा है? थोड़ा खतरनाक है। इसका उपयोग कुछ विशेष प्रकार के कर्क रोग के उपचार में विकिरण चिकित्सा के लिए किया जाता है। कैंसर रेडियोथेरेपी में इसका यूज़ करते हैं रेडॉन का, तो ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर पूछा है जैव उर्वरक है कौन सा? सारे ऑप्शन देखते हैं। एक कह रहा है कि खनिज घुलनशील बैक्टीरिया से समृद्ध विघटित खाद। दूसरा कह रहा है सूक्ष्म जीवों की वांछित स्ट्रेन वाला कल्चर होता है। तो बिल्कुल सूक्ष्म जीव की वांछित स्ट्रेन वाला कल्चर होता है ये। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन ही सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है स्टाफ नर्स यूनानी के एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं ये जैव उर्वरक यह क्या होता है। जैव उर्वरक एक ऐसे जीव हैं जो मृदा के पोषक गुणवत्ता को समृद्ध करते हैं। नहीं समझ में आया? मतलब ऐसा जीव जो हमारी मिट्टी को उर्वरक बनाता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया के विशिष्ट स्ट्रेन वाले जीवित जीवों के कल्चर होते हैं, जैसे कि राइजोबियम, एजाबोटर और माइकोराइजा इसका मेन उदाहरण है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए इसका बेसिक देख लेते हैं। जैव उर्वरक, इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये रासायनिक उर्वरक की तरह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और सूक्ष्म जीव संतुलन को बनाए रखते हैं। कौन? जैव उर्वरक। वे वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और अघुलनशील फास्फेट को पौधे के लिए घुलनशील रूप में बदलते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखे रहिएगा। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ए वाले में क्या लिखा था? खनिज घुलनशील बैक्टीरिया से समृद्ध विघटित खाद। इसका मतलब है कि यह एक प्रकार की संवर्धित कार्बनिक खाद कंपोस्ट होती है जिसमें विशेष खनिज घुलनशील सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं, लेकिन यह शुद्ध जैव उर्वरक की परिभाषा नहीं है, इसलिए यह जैव उर्वरक नहीं है। फिर सी वाले ऑप्शन में क्या लिखा था? कार्बनिक उर्वरक और सूक्ष्म जीवों का मिश्रण। इसका मतलब यह रासायनिक उर्वरक जैसे कि यूरिया, डीएपी और जीवित सूक्ष्म जीवों का कृत्रिम संयोजक है। यह सब नुकसान पहुंचा सकता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरिया और बैक्टीरिया का मिला हुआ कोई मिश्रित उत्पाद, यह क्या होता है? कार्बनिक उर्वरक। फिर बढ़ते हैं अगले वाले ऑप्शन पे। लिखा था कि जैविक खाद एवं सूक्ष्म जीवों का मिश्रण। अब ये क्या होता है? यह होता है प्राकृतिक गोबर की खाद, अवशेषों और सूक्ष्मजीवों का एक स्थूल मिश्रण। एग्जाम्पल के लिए गोबर की खाद जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो ये था बाकी के ऑप्शन का थोड़ा सा बेसिक। पढ़ते हैं आगे। एक तरफ उर्वरक दिया हुआ है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन की मात्रा दी हुई है। पहला है यूरिया। तो यहाँ पे आप तर्क लगा सकते हैं, जो ज़्यादा वाला दिखेगा नाइट्रोजन की मात्रा उसी में हो सकता है यूरिया, मतलब यूरिया में ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की मात्रा।
तो सबसे ज़्यादा अंक कौन सा दिख रहा है? थर्ड पॉइंट भी दिख रहा है, तो आप थर्ड को इससे मिला सकते हैं अगर आपको मान लीजिए मात्रा की संख्या नहीं याद है। फिर दूसरा है अमोनिया सल्फेट। इसमें देखिए 20% अमोनिया वो नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 20% हमें फर्स्ट वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें कितना पाया जाता है? तो इसमें 25% पाया जाता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 25% हमें फोर वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर लास्ट में है डीएपी। डीएपी में 18%, हालांकि एक ही ऑप्शन बचा है 18% वाला है। तो इस हिसाब से हमारा ए का थर्ड में कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? सी में और डी में दिखाई दे रहा है। फिर बी का वन सी में है, डी में नहीं है, बाकी के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमें निकल कर सामने आ जा रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिक एग्जाम में। तो बढ़ते हैं आगे, इसका थोड़ा सा बेसिक भी देख लेते हैं। यूरिया में 46% प्रमुख नाइट्रोजन उर्वरक है, जिसमें लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अमोनियम में 20%, कैल्शियम अमोनियम में 25% और डीएपी में 18%। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो इसको याद रख के रहिएगा, डीएपी में 18%। पढ़ते हैं आगे। रेडियोधर्मी क्षय होता है, मतलब रेडियो एक्टिव डीके होता है, किसमें होता है? ए में लिखा है नाभिकीय पदार्थ का नियंत्रित माध्यम में क्षय, तो यहाँ पर नहीं होता है नाभिकीय पदार्थ का नियंत्रित माध्यम में क्षय, मतलब यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की जा रही है। यहाँ पे कौन सा चीज़ यूज़ होता है? यूरेनियम 235। इसको वहाँ पर क्या करते हैं? नियंत्रित श्रृंखला में अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब बी में क्या लिखा है? अस्थायी परमाणु का विकिरण के उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फूर्त क्षय, तो बिल्कुल रेडियो एक्टिव क्षय यहाँ पर होता है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। जैसे यूरेनियम 238 है, यह भारी और स्थिर तत्व प्राकृतिक रूप से लगातार अल्फा और बीटा कणों को उत्सर्जित करते हुए क्षयित होते रहता है। क्षयित मतलब डी के होता रहता है। फिर सी में लिखा है नाभिक का गामा किरण की बमबारी से क्षय, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। नाभिक के अल्फा किरण की बमबारी से भी क्षय नहीं होता है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, स्टाफ नर्स एमएफ के एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसका बेसिक भी देख लेते हैं। रेडियोधर्मी क्षय क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके, यह एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है जिसमें कोई अस्थिर परमाणु नाभिक अपने अंदर से विकिरण विकिरण मतलब अल्फा बीटा या फिर गामा किरणें उत्सर्जित करके अधिक स्थिर नाभिक में बदल जाता है। यह कहलाता है रेडियोधर्मी क्षय। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम 238 जो है ये, या फिर रेडियम जैसे भारी और अस्थिर तत्व प्राकृतिक रूप से लगातार अल्फा और बीटा कणों को उत्सर्जित करते हुए क्षयित होते रहते हैं। यह एक यादृच्छिक प्रक्रिया है जिसे बाहर भौतिक कारकों जैसे कि तापमान, दाब, रासायनिक परिवर्तन द्वारा नियंत्रित या प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इनकी खोज हेनरी बेकरेल, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी द्वारा की गई थी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहला लिखा था नाभिकीय पदार्थ का नियंत्रित माध्यम में क्षय। अब यह क्या होता है? यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की एक प्रोसेस है जो स्वतः स्फूर्त रेडियोधर्मी क्षय नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से प्रबंधित होती है। एग्जाम्पल के लिए रिएक्टर के बारे में बात किया था, 235 का नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना। फिर सी वाले ऑप्शन में लिखा था कि गामा किरणों की बमबारी से क्षय होता है, तो कि ऐसा होता है क्या? यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ लिखा है कि यह नाभिकीय उत्तेजना या फिर फोटो न्यूक्लियर प्रतिक्रिया से संबंधित है, न कि प्राकृतिक या फिर स्वतः स्फूर्ति रेडियोधर्मी क्षय से। एग्जाम्पल के लिए उच्च ऊर्जा वाले गामा फोटॉन द्वारा कुछ विशिष्ट भारी नाभिकों का विघटन। फिर लास्ट में दिया था नाभिक का अल्फा कणों की बमबारी से क्षय। अब यह क्या होता है? यह होता है एक
इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, इसका यह एक रूप है जिसमें बाहरी कणों की बमबारी करके कृत्रिम रूप से परिवर्तन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रदरफोर्ड द्वारा नाइट्रोजन बाहरी नाइट्रोजन नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी कर ऑक्सीजन में बदलना। तो ये था एक सा एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। सारे कथन हमें पढ़ना होगा। ए में लिखा है सिल्वर कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करता है। एक एग्जांपल देते हैं, अगर चांदी का टुकड़ा है उसको अगर कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं तो क्या कोई विस्थापन होता है? कुछ नहीं होता। तो इस हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। फिर दूसरा है मैग्नीशियम कैल्शियम कोलाइड क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित करता है। तो बिल्कुल कैल्शियम यहाँ पर अलग हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सी वाला क्या कह रहा है, जिंक कॉपर सल्फेट के घोल से जिंक को विस्थापित कर देता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो इस ये वाला स्टेटमेंट भी गलत लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि कोई जिंक की छड़ है, वो खुद को कैसे विस्थापित करेगा? वो तो कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर सकता है ना। जिंक है वो, अगर उसको हम डालेंगे घोल में तो अपने आप को कैसे विस्थापित करेगा? जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर लेता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। फिर लास्ट में है कॉपर आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर देता है। तो ये ऐसा भी नहीं होता है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्ज़ाम में, तो ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बेसिक देख लेते हैं। सक्रियता श्रेणी और विस्थापन। रासायनिक सक्रिय श्रेणी के अनुसार अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक या फिर लवण के घोल से विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि यह संदर्भ में अधिक क्रियाशील माना जाता है, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ था। बढ़ते हैं आगे। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी का ऑप्शन में लिखा था कि सिल्वर कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करता है। सिल्वर जो है कॉपर की तुलना में कम क्रियाशील मतलब अक्रिय धातु है। तो क्या होगा, चांदी के टुकड़े को कॉपर सल्फेट में डालने पर कोई विस्थापन नहीं होगा, और उसमें लिखा था विस्थापित हो जाएगा स्टेटमेंट में। सी में क्या लिखा था, जिंक कॉपर सल्फेट के घोल से जिंक को विस्थापित करता है। तो ऐसा भी नहीं था। यह कथन तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि जिंक स्वयं को विस्थापित नहीं करता है, बल्कि जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। एग्जाम्पल के लिए जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ डालने पर नीला रंग गायब हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये था एग्जाम्पल। बाकी लास्ट वाला क्या लिखा था, कॉपर आयरन टू सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित करता है। अब यह क्या है, कॉपर आयरन से कम क्रियाशील धातु है। तो क्या होगा, तांबे के तार को फेरस सल्फेट में रखने पर लोहे का विस्थापन संभव नहीं है। तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन भी गलत लिखा हुआ था। बढ़ते हैं आगे। फिर है दूध, इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है इमल्सन, फिर एरोसोल, फिर फोम और फिर सॉल। तो देखिए दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन मतलब जब दो चीज़ें हैं जो आपस में घुलती नहीं हैं, ठीक है, अगर उनको ज़बरदस्ती घोल दिया जाए तो इनसे जो बनने वाला मिश्रण होता है वो इमल्सन कहलाता है। दूध में देखिए फैट होता है, मतलब वसा होती है, और पानी होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पानी में तेल डाल देंगे तो वो घुलेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, दूध में वसा मिला होता है। उसको मथते हैं तो उसमें वसा बाहर निकल जाता है ना। तो वही बात की जा रही है, यह इमल्सन का उदाहरण है। इसमें दो न घुलने वाली चीज़ आपस में मिश्रित रहती हैं। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है प्री के एग्ज़ाम में। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ये एरोसोल, यह क्या होता है? यह होता है
जब किसी गैस में द्रव या फिर ठोस को मिला दिया जाता है, तो गैस में अगर उसका मिश्रण है द्रव का या फिर ठोस का, तो कहेंगे कि ये एरोसोल है। इसका एग्जाम्पल है कोहरा या फिर धुआं, उसमें गैस में ठोस चीज़ें मिली रहती हैं। फिर सी वाले ऑप्शन में है फोम। अब यह गैस का द्रव्य में मिश्रण होता है, जैसे कि शेविंग क्रीम, साबुन का झाग, ये सब फोम के उदाहरण हैं। फिर लास्ट में है सॉल। यह ठोस का द्रव में मिश्रण है, जैसे कि कीचड़ होता है, पेंट होता है, ये सब सॉल के उदाहरण हैं। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बेसिक दिया हुआ है, लिखा है दूध एक कोलाइड विलयन है। जब दो न घुलने वाले द्रव्यों को आपस में मिलाया जाता है तो बनने वाले मिश्रण को इमल्सन या फिर पायस कहते हैं। दूध में परिक्षेपित प्रावस्था, वसा, परिक्षेपण माध्यम, जल, मतलब कि वसा और जल होता है। और आप सभी जानते हैं दूध में वसा का परिक्षेपण द्रव में होता है, इसलिए यह इमल्सन का उदाहरण है। मतलब लिक्विड है जल और इसके अंदर मिला है वसा, जब दोनों को इसे मिश्रित कर दिया जाएगा तो बन जाएगा इमल्सन। मतलब इमल्सन का ये उदाहरण बन जाएगा जब दोनों मिल जाएंगे आपस में। बढ़ते हैं आगे। बाकी एरोसोल जो है द्रव या फिर ठोस का गैस में मिश्रण होता है, और फोम गैस का द्रव में मिश्रण होता है, और सॉल का ठोस का द्रव में मिश्रण होता है। एग्जाम्पल के लिए कोहरा, धुआं, शेविंग क्रीम, साबुन, झाग, कीचड़, पेंट, ये सब एरोसॉल, फोम और सॉल के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? पहला ऑप्शन है फास्फोरस, फिर है पोटेशियम, फिर नाइट्रोजन, लास्ट में है मैग्नीशियम। तो इसमें जो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यह प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। बाकी ये फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम यह सब नहीं है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा है प्री के एग्जाम में। नाइट्रोजन अगर प्राकृतिक रेशम का एक घटक है तो फास्फोरस क्या है? फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है। क्या है? एक रासायनिक तत्व जो मुख्य रूप से हड्डियों, दांतों और न्यूक्लियड एसिड, जिसको डीएनए आरएनए से आप समझ सकते हैं, इसका एक प्रमुख घटक है फास्फोरस। उदाहरण के लिए एटीपी और डीएनए के अणुओं में फास्फोरस पाया जाता है। किसमें? एटीपी और डीएनए के अणुओं में फास्फोरस होता है। फिर उसके बाद है पोटेशियम। यह क्या होता है? यह एक सक्रिय क्षार धातु तत्व है। क्या है? क्षार धातु तत्व, जो पौधों की वृद्धि और तंत्रिका तंत्र के कार्यों के लिए आवश्यक होता है, पोटेशियम। और फिर है नाइट्रोजन। ये क्या है? ये तो प्राकृतिक रेशम है। फिर लास्ट में है मैग्नीशियम। अभी यह क्या होता है? यह एक धातु का नाम है जो कि क्लोरोफिल के केंद्रीय धातु परमाणु होती है। क्लोरोफिल का केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? मैग्नीशियम। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों और क्लोरोफिल संरचना में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। प्राकृतिक रेशम और नाइट्रोजन, इसके बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक रेशम एक प्रकार का प्रोटीन फाइबर होता है जो मुख्य रूप से फाइब्रोइन नामक प्रोटीन से बनता है। कौन से प्रोटीन से बनता है? फाइब्रोइन। सभी प्रोटॉन की तरह इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन एक अनिवार्य और मुख्य घटक के रूप में मौजूद होता है। एग्जाम्पल के लिए रेशम का कीड़ा द्वारा बनाया जाने वाले कोकून से प्राप्त होने वाला जो धागा होता है वो प्राकृतिक रेशम कहलाता है। इसके अलावा इसमें फैक्ट दिया हुआ है, रासायनिक संरचना के दृष्टिकोण से रेशम के प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है। कौन सा? अमीनो एसिड होता है प्राकृतिक रेशम के, जिनमें नाइट्रोजन का होना आवश्यक होता है। जलाने पर प्राकृतिक रेशम से जलते हुए बालों जैसी गंध आती है, जो इसके प्रोटीन और नाइट्रोजन युक्त होने की पुष्टि करता है। बाकी के ऑप्शन के बारे में क्या लिखा है? फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जो हड्डी, दांत और न्यूक्लिक एसिड का एक प्रमुख घटक होता है। एटीपी, डीएनए के परमाणु अणुओं के
इसके अणुओं में फास्फोरस पाया जाता है। और फिर है पोटेशियम। यह एक सक्रिय धातु है जो पौधों की वृद्धि और तंत्रिका तंत्र के कार्यों के लिए आवश्यक होता है। केला, आलू पोटेशियम के अच्छे प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। फिर है मैग्नीशियम। यह एक हल्की धातु है जो क्लोरोफिल के केंद्रीय धातु परमाणु होती है। मैग्नीशियम किसका होता है? एक हल्की धातु होती है जो क्लोरोफिल का केंद्रीय धातु परमाणु होती है। हरे पत्तेदार सब्जियों और क्लोरोफिल संरचना में मैग्नीशियम पाया जाता है। हालांकि इन सारी चीज़ों की बातें हमने कर ली हैं। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में माना जाता है? हंसने वाली कौन सी गैस होती है? अरे लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला सही हो जा रहा है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो दम घुटने वाली गैस होती है, थोड़ा विषाक्त गैस होती है। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह भी एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। फिर लास्ट में है अमोनिया। ये तेज बदबू वाली एक गैस होती है। तो ये था कुछ बेसिक। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड यह क्या होता है? इसे आमतौर पर लाफिंग गैस कहते हैं या फिर हंसाने वाली गैस कहा जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जो रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। उदाहरण के लिए चिकित्सा और दंत चिकित्सा में इसे शून्य करने या फिर दांत दर्द कम करने वाले हल्के एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को, इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। इसे सूंघने पर व्यक्ति को कुछ समय के लिए अनियंत्रित गैसी या फिर हल्कापन महसूस होता है। सूंघिए, मजा आ जाएगा, ऐसी गैस होती है। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यह अत्यंत विषाक्त और दम घोटने वाली गैस है जो ईंधन के अधूरे जलने से बनती है। एग्जाम्पल के लिए सिगरेट के धुएं और बंद कमरे में अंगीठी जलने से निकलने वाली जो गैस होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। और फिर आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया था। यह एक सिंथेटिक रसायन है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। पुराने रेफ्रिजरेटर और एसी में कूलिंग के रूप में इसका यूज़ किया जाता था। फिर लास्ट में अमोनिया NH3। यह तीखी गंध वाली एक नाइट्रोजन युक्त गैस होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक बनाने में होता है। यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद्यों का निर्माण करने में इसका मुख्य रोल है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में दिया है परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये प्रोसेस जो होता है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। और दूसरा क्या लिखा है? विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो प्रतिलोम परासरण कहलाती है क्या? तो भाई प्रतिलोम परासरण थोड़ी ना कहलाती है, परासरण कहलाती है। प्रतिलोम न दिया होता तो ठीक रहता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा पॉइंट गलत हो जा रहा है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। ऐसा कहाँ दिया है? केवल एक ऐसा करके लिखा हुआ है बी वाले ऑप्शन में, केवल एक सही है। क्वेश्चन इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर लिखा रहता है गलत उत्तर का चयन कीजिए, तो इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ लिखा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो केवल पहला वाला सही है। तो बी वाला ऑप्शन लिखा है केवल एक सही है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। प्री के एग्जाम में आर का प्री था जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। तो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसका बेसिक भी देख लेते हैं। परासरण क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु अपनी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करते हैं।
इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। एग्जाम्पल दिया है किशमिश को पानी में डालने पर उसका फूल जाना, या फिर पौधे की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण करना, ये सब परासरण का उदाहरण है। और देखते हैं दूसरा वाला स्टेटमेंट, ये गलत क्यों था? विलायक को स्वाभाविक प्रवाह को परासरण कहते हैं, और उसमें क्या लिखा था, क्या लिखा था ये? प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण इसमें लिखा था ना, प्रतिलोम नहीं, यह परासरण कहलाती है। इसके विपरीत यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी कि विलयन से शुद्ध विलायक की ओर बहने लगते हैं, जिसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। इसलिए कथन दो गलत है। उल्टा प्रोसेस तो हो नहीं रहा है ना, सीधा ही प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट तो गलत दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए PYQ के साथ, नए विषय के PYQ के साथ। अभी तक हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया है जनरल साइंस में, अब करेंगे हम लोग बायो को। तो अगले वाले पार्ट में हम लोग बायोलॉजी को कवर करेंगे, जो कि हाल ही में एग्ज़ाम में UPPSC आयोग ने पूछा हुआ है। उन सारे सवालों को हम लोग हल करेंगे। ध्यान रखे रहिएगा, इसमें केवल 2023 और 2024 वाला क्वेश्चन ही इंक्लूड है, क्योंकि अभी 2025 वाला ऑन द प्रोसेस है। उसका क्वेश्चन जब कलेक्ट हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद उसका वाला भी सीरीज लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अभी हमारे पास जितने क्वेश्चन का सीरीज है, कलेक्शन है, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।